हालांकि इस पानी की कीमत उस दलित वर्ग को खून से चुकानी पड़ी थी। ऊंची जाति के लोगों और दलितों में भिड़ाव हुआ और उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या थी महाड़ सत्याग्रह। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए हमें पूरा भरोसा है कि आप पीढ़ी से जुड़ करके हम लोग 90% आबादी जो है 90% आबादी है उसको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी का हम लोग मुकाबला कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई दीपक बात कर रहा हूं। आज यानी 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। पूरे देश में लोग बड़े धूमधाम से बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं। यहाँ तक कि कई सारे परिवार, कई सारे ग्रामीण, कई सारे वर्ग ऐसे हैं जो आज के दिन दिवाली तक मनाते हैं, अपने घरों में दिए जलाते हैं और बाबा साहेब के लिए तमाम तरीके की खुशियाँ मनाते हैं। हालांकि ये खुशी का दिन है, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए तो खुशी का दिन है, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी प्रताड़ना से निजात दिलाने वाले थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब के बारे में ये तो पूरा देश जानता है कि उन्होंने संविधान बनाया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। आज उनका दिन है और इस जयंती के अवसर पर हम उन्हें याद करते हुए उनके जीवन की कुछ कहानियां सुनाएंगे। दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पिता एक सूबेदार थे ब्रिटिश सेना में, लेकिन फिर भी इतने पैसे वाले नहीं थे कि उनका परिवार सुचारू रूप से चल सके। बाबा साहेब का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में होता है, एक दलित परिवार में, और यही उनकी जीवन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप था कि वो दलित के घर में जन्म लेते हैं। बाबा साहेब जब थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में उनके साथ अत्याचार और अन्याय होता है। स्कूल में उन्हें क्लासरूम से बाहर बैठा दिया जाता है। मास्टर उनकी कॉपी चेक करने से हिचकिचाता था, ताकि कॉपी छू लेगा तो उसमें छूत घुस जाएगी। चपरासी उन्हें दूर से पानी डालता था, क्योंकि मटके का पानी छूने का अधिकार बाबा साहेब को नहीं था। यह उदाहरण है सिर्फ बाबा साहेब, बल्कि मटके का पानी या सार्वजनिक रूप से किसी चीज़ को छूने न छूने का अधिकार दलितों पिछड़ों को नहीं हुआ करता था। यहीं से शुरू होती है बाबा साहेब के जीवन की संघर्ष की कहानी। बाबा साहेब वहाँ के बाद मुंबई चले जाते हैं। मुंबई में उनके पिता तमाम परेशानियां झेलते हैं। एक ऐसा कमरा उन्हें मिलता है जहां सोने लायक जगह नहीं होती है। जब पिता सोता है तो पुत्र पढ़ाई करता है, और जब पुत्र सोता है तो पिता ड्यूटी करने चला जाता है। उसके बाद बाबा साहेब लगातार महाराष्ट्र में ही रहे, और महाराष्ट्र में रह करके उन्होंने दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ी। बाबा साहेब के पास 36 डिग्रियाँ थीं। विदेश में पढ़ाई की, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से और लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ करके लौट करके आए भारत। 36 डिग्रियाँ थीं, जिसमें बैरिस्टर और अर्थशास्त्र जैसी डिग्रियाँ शामिल थीं। बाबा साहेब एक बहुत अच्छे राजनेता, बहुत अच्छे शिक्षाविद, भाषाविद, दार्शनिक, पत्रकार और बहुत अच्छे लेखक के रूप में जाने जाते रहे। और दलितों पिछड़ों की लड़ाई के लिए अगर इस सदी में कोई महानायक था तो वो थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। दलितों की तमाम समस्याओं को लेकर वो लगातार जूझा करते थे, और उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या थी महाड़ सत्याग्रह। सन 1924 में मुंबई विधान परिषद ने एक नियम लागू किया था, जिस नियम के तहत ये कहा गया था कि पूरे महाराष्ट्र में किसी भी तालाब या कुएं से दलितों और पिछड़ों आदिवासियों को पानी भरने से कोई नहीं रोकेगा। सार्वजनिक जल स्थल से वो पानी भर सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ विधान परिषद का नियम महाराष्ट्र में लागू हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में तब भी ये लोग पानी से जूझ रहे थे, इनको पानी नहीं दिया जाता था। पानी की वहाँ बहुत बड़ी समस्या थी। 1924 में ये नियम बना था, लेकिन उससे पहले दलित, पिछड़े और आदिवासी छुआछूत और दुर्भावना के कारण इन सभी चीज़ों का सामना कर रहे थे, और उनके साथ जानवर से भी ज़्यादा बदसलूकी होती थी। अगर उनके कुएं का पानी सूख जाता था तो कई सारे लोग प्यास के कारण मर जाया करते थे। पहाड़ नामक एक स्थान है जहाँ यह कानून लागू होने के बावजूद भी दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था। एक ऐसा तालाब जहां जानवर पानी पी सकते थे, दूसरे धर्म के लोग पानी पी सकते थे, लेकिन दलित वर्ग पानी नहीं पी सकता था और न ही छू सकता था। कारण था कि दलितों को अछूत माना जाता था। दलित को छूने से ऊंची जात के लोग अपवित्र हो जाया करते थे, और इसी बात को लेकर बाबा साहब चिढ़ गए थे। महाड़ में जाकर हजारों दलितों के साथ उसी तालाब पर गए और उन्होंने उस तालाब पर पानी पीने का काम किया। जब बाबा साहेब ने पानी पिया तो हजारों दलितों ने भी उस तालाब से पानी पिया। हालांकि इस पानी की कीमत उस दलित वर्ग को खून से चुकानी पड़ी थी। ऊंची जाति के लोगों और दलितों में भिड़ाव हुआ। ऊंची जाति के लोग मजबूत थे, उनके पास लाठी डंडे थे, हथियार थे। उन्होंने दलितों की खूब पिटाई की, मारपीट की और खून खराबा कर दिया। बाबा साहेब इस आंदोलन के नायक थे, इसलिए उनका कहना था कि आप लोग नहीं लड़ोगे, इस लड़ाई को हम कानूनी रूप से लड़ेंगे। और इसी के चलते उन्होंने अहिंसा का सहारा लिया, प्रतिकार न करते हुए वहां से निकल गए और इस आंदोलन को जारी रखा। इसी आंदोलन के तहत सन 1927 में ही दिसंबर में बाबा साहेब ने मनुस्मृति जलाई थी और बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपनाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि हिंदू धर्म में दलितों की कोई इज्जत नहीं होती थी, और आज भी छुआछूत इस देश में चरम पर है। आज भी देश में अगर कोई दलित घोड़ी पर चढ़ता है तो न जाने क्यों कुछ लोगों को दिक्कत होने लगती है और मारपीट पर उतर आते हैं।
आज भी इस देश में ऐसी खबरें आती हैं। कुछ सालों पहले की बात है कि राजस्थान में एक दलित लड़का मटके से पानी पी लेता है तो मास्टर उसको इतना पीटता है कि वो मर जाता है। आज भी इस देश में दलितों के साथ वैसा सलूक नहीं किया जा रहा है जैसा कि होना चाहिए। आज भी दलित को छुआछूत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि संविधान बन चुका है, संविधान लागू है देश के अंदर, लेकिन संविधान ने अभी भी समाज की मानसिकता को नहीं बदल पाया जितना कि बदल जाना चाहिए। इससे आगे की कहानी ये है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सन 1942 में श्रम मंत्री भी रहे। 1937 में उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, जिस पार्टी के तहत उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा से 15 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में हार गए थे। 1942 में श्रम मंत्री बनते हैं और 47 में जब देश आज़ाद हो जाता है तो संविधान बनने की बात चलती है। संविधान की प्रारूप समिति बनती है। प्रारूप समिति का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि शुरुआती दौर, प्रारूप कैसे तय करें, कैसे इसको बनाया जाएगा। और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और उसका मुख्य कारण था कि बाबा साहेब से ज़्यादा शिक्षित उस वक्त देश में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। आप लोग एक बात सोचिए कि जिन बाबा साहेब के साथ इतना अत्याचार, अन्याय हुआ, अछूत बनाया गया, छुआछूत और भेदभाव हुआ, क्या कारण रहा कि उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाना पड़ा। ये मजबूरी थी पूरे देश की और समाज की कि बाबा साहेब को ही चुनना पड़ा, क्योंकि उनसे ज़्यादा बुद्धिजीवी और समझदार व्यक्ति दूसरा कोई नहीं था। जब वो इस समिति के अध्यक्ष बने तो इस समिति में 7 लोग थे जो बाबा साहब का सहयोग करते, लेकिन 7 में से 6 लोग, कोई छुट्टी का बहाना ले लिया, किसी ने बीमारी का, तो किसी ने इस्तीफा दे दिया, कोई विदेश चला गया। 6 के 6 लोग गायब हो गए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर उस समय डायबिटीज से भी पीड़ित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति में जो ड्राफ्ट्स लिखने थे, जो मसौदे तैयार करने थे, वो अकेले किए। और सन 1947 मई में वो मसौदे संविधान सभा को सौंपे। और उन मसौदे में 7,500 मसौदे ऐसे थे जिनमें संशोधन होना था और 2,500 मसौदे एक्सेप्ट किए गए थे। पूरे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष अकेले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पूरे संविधान की प्रारूप समिति को तैयार किया, सारे मसौदे तैयार किए, ड्राफ्ट लिखे। और संविधान जब तैयार हो गया तो कई दिनों तक लगातार खड़े होकर के धैर्यपूर्वक उन सारे मसौदों को समझाने का भी काम किया था। ऐसे थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और अगर बाबा साहेब सामाजिक न होते, अपने समाज की तरफ चिंता की बात न करते, अगर वो दलितों, पिछड़ों, महिलाओं की पीड़ा को भूल जाते, क्योंकि वो एक बड़े आदमी हो चुके थे उस वक्त, श्रम मंत्री रहे, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, इतना कुछ उनके पास था। अगर वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की पीड़ा को जरा भी भूल जाते तो कभी भी इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएँ, सबसे खास तौर पर महिलाएँ, कभी भी आज़ादी के हकदार नहीं बन पाते। अंग्रेज भारत से चले गए थे तो क्या हुआ? अंग्रेज अगर चले भी गए और देश में संविधान नहीं रहता तो महिलाओं को कौन पढ़ने देता? संविधान बनने के बावजूद भी 1990 तक महिलाएं कहाँ पढ़ने जा पाती थी। हालांकि उस बात को ख़त्म करते हुए मैं आगे ये बताना चाहूँगा कि जब संविधान तैयार हो गया उसके बाद यही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर नेहरू की सरकार में कानून मंत्री भी रहे और लगातार जब तक वो जीवित रहे महिलाओं के अधिकारों की बात वो करते रहे। उनका मानना था कि शादी के मामले में, शिक्षा के मामले में या तमाम सार्वजनिक मामले में महिलाओं को भी सेम वैसे ही अधिकार मिलने चाहिए जैसे पुरुषों को है। और यह सभी काम, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला, उन्हें घूमने का अधिकार मिला, अपने मनमर्जी के तहत कपड़े पहनने का अधिकार मिला, अपने मनमर्जी के तहत नौकरी करने का अधिकार मिला, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार मिला। ये सब संविधान के कारण मिला। संविधान लागू हो जाने के बावजूद भी कई वर्षों तक ये होता रहा कि महिलाओं ने अपने अधिकारों को नहीं जाना और नहीं पा पाया। लेकिन संविधान के कारण आज ये है कि कोई भी महिला खुले तौर पर अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के हिसाब से जी सकती है और यह संविधान की देन है। दलितों, पिछड़ों के साथ जो होता था, उन्हें जातिगत गालियाँ दी जाती थी, जातिगत गालियाँ देकर उन्हें हीनता महसूस कराई जाती थी। इन सब चीज़ों से उबरने के लिए संविधान में नियम था कि अगर किसी दलित पिछड़े के साथ अगर आप जातिगत अत्याचार, जातिगत भेदभाव करेंगे तो आपके खिलाफ FIR होगी और आप जेल जाएंगे। दुर्भाग्य इस देश का रहा कि संविधान बनने के बावजूद भी लगभग 40 साल तक दलितों, पिछड़ों ने वही उत्पीड़न झेला जो वो झेलते आ रहे थे। जब इस देश में कांग्रेस का एक तरफा राज खत्म होने पर आया, देश में अन्य दलों की भागीदारी बनी, समाजवादी दलों ने जब देश में मजबूती बनाई, मान्यवर कांसीराम, मुलायम सिंह यादव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, BP मंडल, ऐसे लोग जब यहाँ सक्रिय रहने लगे तब जाकर के थोड़ा बहुत बदलाव आया। और अंत में जब धीरे धीरे लोग शिक्षित हुए, लोगों के अंदर जागरूकता आई, तब जाकर उन्होंने संविधान के महत्व को समझा और तब जाकर के उनको असली आज़ादी मिल पाई। हालांकि अभी भी देश में ऐसी खबरें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जहां बताया जाता है कि दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर छटपट मिलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बिल्कुल साबित होती है कि देश में अभी भी पूरी तरीके से छुआछूत और भेदभाव खत्म नहीं हुआ। बाबा साहेब की जयंती है, आप किस जाति से हैं, किस वर्ग से हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप शिक्षित हैं, समझदार हैं, तो आज से ये संकल्प उठाएं कि आप छुआछूत जैसी चीज़ों में भरोसा नहीं रखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।